नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए शैलजा सक्सेना जी की लिखी कहानी चाह। वे दोनों घर के लोगों और अपने कामों की भीड़ से बहुत समय बाद आज निकल पाए थे। टहलते हुए उसने झील के इस हिस्से की तरफ लगभग दौड़ सी लगा दी थी और वहां पहुंचकर घास पर लेट गई थी। राज को हैरानी हुई, वह कभी पब्लिक प्लेसेस में ऐसे खुलकर व्यवहार नहीं कर पाती थी। टहलने आए अन्य लोगों को करते देखकर भी नहीं। कुछ पल वह उसके पास अनिश्चित भाव से खड़ा रहा, फिर घास पर उसके पास ही अधलेटा सा हो गया। आए हुए 2 मिनट नहीं हुए और तुम शुरू हो गए। मैंने क्या कहा? यह राज का छुपा हुआ अस्त्र था। जब बात बिगड़ती वह यह अस्त्र फेंकता। सामने वाला इस अस्त्र से बचने के लिए दाएं बाएं करता। तब राज बात को दोहराता, फैलाता, तर्क कुतर्क की रस्सियां बुनता खोलता और दूसरे जब तक बात को पकड़ पाते वह विजयी भाव से अपना निर्णय सुना रहा होता। गीता उसकी इस चाल से कुछ कुछ परिचित हो चली थी, पर अक्सर उत्तेजना में आकर पुनः इस खेल में फंस जाती। आज उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस झटके से गर्दन मोड़कर राज को एक क्षण घूरा। राज इस प्रत्युत्तर के लिए तैयार नहीं था। आज वह सब कुछ अलग ढंग से कर रही थी। उसने पैतरा बदला और खिसक कर उसके हाथ को सहलाते हुए पुचकार के स्वर में बोला, यहां तो आओ। क्यों? क्यों क्या? पास आने में क्या हर्ज है? वह क्षण भर चुप रही, शायद हर्ज और उसके फायदे के हिसाब में अटक गई। फिर मुस्कुराकर खेल के स्वर में बोली, तुम लहर नहीं, पानी नहीं, फिर क्यों तुम्हें छूऊं? तो क्या तुम हवा हो? उसने आंखें बंद कर ली। हाँ शायद। देखो, बांस के झुरमुट में सुनो मेरी सरसर करती आवाज। देखो, मैंने तितलियों के पर दुलरा दिए। मैंने बादलों के गोलों को कितना ऊपर उछाल दिया। वह आंखें बंद करे समाधिस्थ सी बोल रही थी। राज असंप्रज्ञ सा उसे कुछ पल देखता रहा। उसका मन किया वह उठकर वहां से चला जाए। उसे लगा अगर वह चला भी जाए तो भी शायद गीता को पता नहीं चलेगा। वह यूं ही बोलती रहेगी, जानेगी भी नहीं कि हवा बनकर उसने क्या खोया। आज फिर वह उसके लिए अनजान बनती जा रही थी। जब कभी छठे छमाहे गीता बहकती तो राज के लिए वह अपरिचित हो उठती। वह महसूस करता कि इस गीता के जीवन में वह नहीं है, कोई नहीं है। वह कुछ की कुछ हो जाती है। राज को इस बात से चोट पहुंचती है। वह और भी बहुत कुछ सोचता, पर ठीक उसी पल गीता अपनी दुनिया में लौट आई। पट से उसकी आंखें खुल गईं और राज के चेहरे पर टिक गई। कुछ पल वह राज को पढ़ती रही, फिर बोली, तुम्हें बर्दाश्त क्यों नहीं होता? क्या? मेरा कुछ हो जाना? क्या कुछ हो गई तुम? कुछ भी होना, मेरा कुछ भी होना तुम्हें बर्दाश्त नहीं? गीता के चेहरे पर हिकारत उभरने को हो आई। क्या ब से करती हो? वह डपटते से स्वर में बोला, ब से माने क्या? ब के माने ब। बात का खेल फिर अब उसके पक्ष में आ गया था। माने मैं बकवास कर रही हूं? वह आंधी बनने को तैयार थी। मैंने कब कहा? तो क्या कहा? तुम बोलो, तुमने क्यों बकवास सोचा? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम बकवास करती हो? वह इस खेल से झल्लाने लगी और राज बातों की लगाम फिर से अपने हाथ में थामकर खुश था। तुमसे बात करना बेकार है। यह गीता का अस्त्र था। राज उसे विजयी नहीं बनने देना चाहता था। बातों के खेल को वहीं रोककर बोला, अरे ब से माने बात। यह भी क्या बात रही? वह फिर झल्लाई। मैं भी तो यही बात कर रहा था, तुम हर समय नाराज क्यों हो जाती हो? वह भड़क कर कुछ तीखा कहने को थी, पर आसपास के सन्नाटे का या हवा का असर था कि वह धीमी पड़ गई। मैं नाराज हो रही हूं? वह चौंकने के से भाव में बोली। और नहीं तो क्या, हर बात में तुम नाराज हो जाती हो, राज ने आक्षेप के स्वर में कहा। वह रोने रोने को हो आई। बात की सच्चाई से वह आज भाग नहीं पाई। धीमी सी सरसराहट के से स्वर में उसने कहा,
मैं कतरा कतरा मोहब्बत बनकर तुम्हारी बाहों में पिघलना चाहती थी। उसका स्वर पनीला हो गया। बह जाना चाहती थी, सब बहा देना चाहती थी, अपने भीतर का और तुम्हारे भीतर का। राज चुपचाप उसके मन की गहराइयों से उभरती आवाज को सुनता रहा, पर उसमें बहने को तैयार नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी होता था। गीता का पनियाया हुआ स्वर उसके मन की चट्टानों पर बहने लगता। वह स्वयं भी बहने बहने को हो आता, पर उसे अपने मन की चट्टान तोड़ना मंजूर न था। चट्टान ढहने के बाद क्या होगा वह नहीं जानता था। उसे डर लगता वह गीता जैसा हो जाएगा, या उसके नियंत्रण में चला जाएगा, या फिर कुछ नहीं रहेगा। वह स्वयं नहीं जान पाता। अजाने की आशंका उसे कठोर बना देती। वह अपनी जमीन कसकर थाम लेता और गीता की पनीली आवाज उस पर बेअसर बहती रहती। उसके चुप्पे ने गीता के बहने को बांध दिया। वह थके से स्वर में बोली, कुछ कहते क्यों नहीं? सुन रहा हूं, वो तो देख रही हूं, पर बात का कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं होती क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम सवाल कर रही हो। गीता की आंखों में लहरें उभरने को हो गईं। वह उतरते अंधेरे में झील के स्याह पड़ते पानी को ताकने लगी। राज क्यों जिद करता है? क्यों नहीं उसके बहाव को अपनी बाहों में बांध सीने में उतार लेता? गीता उसके भीतर का सैलाब देखने को अकुला जाती, पर वह इतना निसंप्रक्त सा बैठा गीता का बहना देखता रहता कि गीता को अपने पर शर्म आने लगती। खुद पर बेतरह गुस्सा उमड़ता कि वह इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है। चट्टान होने में राज की ताकत है, तो वह भी चट्टान क्यों नहीं बन जाती? कभी कभी उसे 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी यह पंक्तियां याद आ जाती थीं। रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। क्या यह कहावत सच थी? राज पर तो कोई असर नहीं दिखाई देता है, पर इस बीच इतने निशान उसके अपने दिल पर पड़े हैं कि उसकी भावनाओं के पंख तक काले पड़ गए। फुर्सत मिलने पर कभी वह आईना देखती तो पूछती, तुम कौन हो? अपरिचित शक्ल आईने में विद्रूपता से हंस देती। तेरी गलती। पर मैंने क्या गलती की? एक गलती? छाया हंसती। गलती पर गलती की है तूने। वह कातर हो उठती। क्या किया मैंने? बह जाने की इच्छा। क्या यह कम बड़ी गलती है? तुम कौन सी दुनिया में हो? लोग कुछ बनने जोड़ने की भागा दौड़ी में लगे हैं, तुम बह जाना चाहती हो, बहा देना चाहती हो। जो है उसको खत्म करने में क्या अक्लमंदी है? छाया मुंह सुकोड़ती। सब किताबी बातें। लगता है शरद चंद्र कुछ ज्यादा ही घोटा है तुमने। छाया व्यंग से ठठा पड़ती। यह तुम्हारी गलती है कि तुम बहुत भावुक हो और दुनिया बहुत व्यवहारिक। तो आज की दुनिया में भावुक होना गलत है एक हद तक, और मैं वह हद तोड़कर आगे बढ़ गई हूं क्या? हाँ, तुम तो मोहब्बत होना चाहती हो, हवा आसमान झरना बनना चाहती हो। यह सब चाहना क्या गलत नहीं है? गीता का दिमाग भन्ना उठता। वह गलत हो गई। हद है, चाहने तक में वह गलत हो गई। पाने में गलत कोई भले हो जाए। इतनी छोटी सी चीजें चाहने में कौन गलत होता है? पर वह चाहने में भी गलत हो गई। दुख और क्षोभ उसके गालों को गीला कर देता और वह खुद को कोसती उठ खड़ी होती और साफ घर में कम साफ कोनों पर झल्लाती बड़बड़ाने लगती। सोचा हुआ गलत, माने उसका होना गलत, पूरा का पूरा वजूद गलत। इस गलत वजूद से जो संबंध उपजेगा वह भी तो गलत होगा। क्यों वह गलत वजूद और गलत संबंधों के साथ एक बड़ी गलती बनी जा रही है? क्यों? इस प्रश्न पर आकर उसके दिल के पांव थम जाते। यहाँ से दिमाग की हद शुरू होती थी। दिल के किस्से कहानी यहाँ आकर खत्म हो जाते और दिमाग उसे दुनियावी व्यवहार का चश्मा पकड़ा देता और वह देखती, एक घर है, बच्चे हैं, पति है, पैसा है। पति दफ्तर से घर, घर से दफ्तर आता है। बच्चे घर से स्कूल और स्कूल से घर। घर जो उसने बनाया है, जहाँ गर्म रोटियां और ताजी बनी भाप छोड़ती सब्जियां उनका इंतजार करती हैं। बच्चों की पसंद की चीजें मेज और फ्रिज में सजी हैं। वे चहकते खुश होते उसे दिन भर के अपने काम बता रहे हैं।
वह खुद से बाहर होकर देखती। एक हंसती बोलती माँ, एक हंसती बोलती पत्नी। उसे एक दृश्य दिखाई देता। खाने की मेज पर सब चहकते हुए बैठे हैं, अपने दिन भर की कहानियां आपस में बांटते हुए। छोटे छोटे बच्चे माता पिता की सराहना पाने को ललकते। प्यार का भरापन उनकी आंखों से चमकता। वह अपने से बाहर आकर अपनी छोटी सी दुनिया देखती और अपने परिवार को मन के पंखों में समेट लेती। पर यह दृश्य क्षण भर रहता, फिर बैठी हुई दुनिया खड़ी हो जाती और प्यार का स्थान व्यस्तता ले लेती। चलो भाई बर्तन समेटो, इसे फ्रिज में रखो। तुम मेज साफ करो, नहीं तुम भागो नहीं, काम में हाथ बटाओ। चलो कल के लिए कपड़े निकालो। राज, तुम्हारी शर्ट आयरन करनी है क्या? मैं अपने और बच्चों के कपड़े आयरन कर रही हूँ कल के लिए। सब कुछ तो सामान्य है, व्यस्त घर व्यस्त जिंदगी। क्या कमी है तुम्हें? दिमाग दिल को बहलाता। और मैं कहाँ हूँ, दोनों में बहस छिड़ती। देने में बड़ाई है तो क्या मैं नहीं देती? कंजूस के जैसे सोच सोच कर देती हो, फिर रोती हो उस देने पर भी, क्योंकि तुम सिर्फ लेना चाहती हो। मैं और लेना, वह व्यंग से कहती। हाँ, नहीं चाहती तुम कि वाह वाह करता हुआ तुम्हारा परिवार तुम्हारे आगे पीछे घूमे। वाह क्या खाना बनाया है, वाह क्या घर सजाया, वाह कितना काम करती है गीता नौकरी के साथ साथ। क्या सचमुच? वह रुआसी हो जाती। इतना करके भी, सब करके भी असफल। वह खुद अपनी लड़ाई से थक जाती। तुम में अतृप्ति क्यों है? वह राज की आवाज से चौंकी। वो अभी तक झील किनारे बैठे थे। अपने भीतर उतरकर वह कहाँ से कहाँ तक घूम आई थी, पर यथार्थ में अपनी जगह से इंच भर भी तो नहीं हिली थी। वह उबे स्वर में बोली, अब चलें? नहीं, मैंने कुछ पूछा तुमसे। मुझे नहीं पता। कुछ तो पता होगा। पता नहीं, वह छोटी छोटी बातें, तुम्हारा काम में हाथ न बटाना, बच्चे से चकचक, सुबह से शाम तक भागा भाग, सब कुछ ठीक करने की कोशिश में सब गलत हो रहा है, ऐसा लगता है। सभी तो ऐसे जीते हैं, तुम अकेली तो हो नहीं। जानती हूँ, फिर क्यों यह सब सोचती हो? पता नहीं। वह खुद को खोलने से डरने लगी। खुलेगी तो ऐसे बिखरेगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। तुम ही हो ऐसी, बाकी सब तो नहीं ऐसे करती। अच्छा। उसने राज को अंधेरे में घूरने की कोशिश की, जैसे पूछती हो, तुम्हें कितनी कामकाजी औरतों के दिल मालूम है? और क्या? वह विजयी से स्वर में बोला। मैंने सोचा मेरी जैसी और भी होंगी जो भीतर और बाहर के अधूरेपन से लड़ रही होंगी। अधूरापन तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। ठीक कहते हो। वह कपड़ों पर से घास झाड़ती उठ खड़ी हुई। उसने खाली आवाज में कहा, खुश रहा करो, सब कुछ ठीक है, बस तुम ही खुश नहीं रहती। खुश रहोगी तो सब अच्छा लगेगा। राज को फिर बड़प्पन दिखाने का मौका मिला था। बाहर के सन्नाटे और गीता के सन्नाटे में अपनी आवाज की गूंज उसे अच्छी और सच्ची लगी। वह बोलता रहा, जो औरतें सब होने के बाद भी नाखुश रहती हैं, वो अपने लिए ही मुसीबत पैदा करती हैं। तुम खुश रहोगी तो हम सब ज्यादा खुश रह सकेंगे। कहते कहते वह उसकी ओर खिसक आया। बोलो, और सबसे ज्यादा खुश रहूंगा मैं। गीता एकटक उसकी ओर देख रही थी। उपदेशों की बैंडेड दूसरों से भले वह बर्दाश्त कर ले, पर राज के उपदेश सुनना उसे खिजा जाता है। मन में हुक उठी, कम से कम इसे तो मेरा मन समझना चाहिए। उसके अलावा जैसे सब समझ के पुतले हैं, ऐसे समझदार जिन्हें वह अपनी बात आज तक नहीं समझा पाई। चलो अब। उसकी आवाज थक गई थी। आराम करने आई थी, पर लग रहा था मानो बड़ी जंग लड़कर जा रही हो। राज ने उठते हुए कहा, तुम्हें बीच बीच में काम से समय निकालकर यहाँ आना चाहिए। उसने तरस खाने वाली निगाहों से राज को देखा। उसके सामने जैसे कोई अपरिचित खड़ा था। चलें अब। राज गीता के कंधे को बांह से लपेटते हुए कार की ओर बढ़ चला। अच्छा लगा? उसकी आवाज में गीता को झील किनारे ले आने का रौब झलक रहा था, जो गीता बर्दाश्त न कर सकी। क्या अच्छा लगा? शाम बेकार हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसे बहसते देख राज आश्वस्त हो गया। बातों का परिचित खेल फिर उनके बीच पसरने लगा।
दोनों जब तक कार में बैठे वे अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके थे। झील का पानी अब गाढ़ा स्याह हो चला था और आसमान के काले ढक्कन में 2-4 तारों के नगीने खूबसूरत लग रहे थे। हवा घास की जड़ों में सुरसुरा रही थी और पक्षियों का कलरव एकदम शांत पड़ गया था। राज ने कार स्टार्ट की और बैग कर पार्क के दरवाजे से निकल घर के पहचाने रास्ते पर मोड़ दी। अभी आप सुन रहे थे शैलजा सक्सेना जी की लिखी कहानी चाह।